Good morning. Today is 1st October, the first day of this new month, and we are going to discuss the article of The Hindu. जो हमारा पहला आर्टिकल है, कल हमने WHO का एक रिपोर्ट आई थी, उससे जो डेथ्स हो रही हैं और जितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और क्वेश्चन भी पुट किया था मैंने आपसे और सम ऑफ यू गेव द ब्रिलियंट आंसर्स एंड वी गॉट द डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज हाउ वी कैन कव द पोल्यूशन। अब उसी पे आज हिंदू में भी एडिटोरियल है तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में हमने कल पाया कि 6 लाख डेथ है इंडिया में हो रही है। बीजिंग में इसका आंकड़ा 10 लाख तक था और ये डेटा सिर्फ एक एस्टिमेट है, इसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी है डब्ल्यूएचओ की। इस पर कंट्री स्पेसिफिक जो रिपोर्ट उसने डब्ल्यूएचओ ने दी है। देखने वाली बात यह है कि क्या 2.5 जो पर्टिकुलर मैटर है वो इतनी ज्यादा डेथ कर सकती है इस पोल्यूशन के कारण, क्या इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं? ये तो देखिए एक जानने वाली बात है, एक साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत है इस मैटर में और ये देखने की जरूरत है कि पोल्यूशन डेथ और डिजीज में कितना लिंकेजेस हैं और आपस में कैसे लिंक्ड हैं। तो इस पे और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। जो हमारे अर्बन एरियाज में है उनमें सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। अर्बन एरियाज में देखिए जो हमारे पर्टिकुलेट मैटर 10 होते हैं यानी 10 पीएम, ये तो हमारे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थोड़े से मोटे पार्टिकल्स होते हैं ये, और 2.5 ये बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं। ये तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्लड में भी जा सकते हैं और इवन ब्रेन में भी जा सकते हैं, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अर्बन में ये पॉपुलेशन ज्यादा सीरियस है बजाय कि रूरल में, और इनसे और ज्यादा नुकसान होते हैं। कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रोक्स और अस्थमा वगैरह की बीमारियां, लंग डिजीज और सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम और बहुत सारी दिक्कतें इनसे होती हैं। और देखिए आता कहां से है अर्बन में पोल्यूशन जो है? अर्बन में पोल्यूशन देखिए काफी जगह से आता है। बायोमास को बर्न करते हैं हम, लकड़ी वगैरह जलाते हैं और भी कोई एनर्जी के रिसोर्सेज यूज करते हैं, क्योंकि हमारे देश में पुअर्टी है इसलिए अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। उज्ज्वला स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी, आपको याद होगा। और ज्यादा जैसे कोल प्लांट्स हैं, फ्यूल वुड है, और जो इवन गांव में लोग देखिए, अब दिल्ली है, दिल्ली के साथ लगता है हरियाणा का एरिया है। हरियाणा में फार्मिंग बहुत ज्यादा है, तो एक सीजन के खत्म होने के बाद में क्या होता है, एक सीजन के खत्म होने के बाद में जो रेजिडुअल मटेरियल होता है वहां पे फसलों को काटे जाने के बाद में किसान लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं पूरे के पूरे फार्म को। और जबकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा ये बार बार सूचना दी जाती है कि प्लीज आप आग मत लगाइए क्योंकि इससे पोल्यूशन फैलेगा और प्रोडक्टिविटी भी घटेगी। तो इससे क्या करते हैं, ये बार बार आग लगा देते हैं, तो इससे धुआं उठता है, तो एक पोल्यूशन उठता है। तो दिल्ली के जो एडजेसेंट एरियाज हैं वही पोल्यूशन फिर दिल्ली में आता है। तो दिल्ली में अर्बन हीट जो आइलैंड है, अर्बन हीट आइलैंड प्रोड्यूस हो जाता है। गवर्नमेंट ने रिसेंट में क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं? उससे पहले कुछ और भी कारण है। एक तो ये कारण थे जैसे बायोमास और कोल प्लांट से, फ्यूल वुड से, फार्मिंग में आग लगाने से, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन वर्क से, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। घर जो बनता है जब धूल मिट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। और रोड डस्ट से, जो सड़कों के किनारे धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उससे भी पोल्यूशन आता है। व्हीकुलर इमिशन से। ये कुछ पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन बार बार लिखने से, बार बार बोलने से याद हो जाएगा आपको, बार बार सुनने से याद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने रिसेंट में क्या स्टेप उठाए हैं? गवर्नमेंट ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसका प्रीमियम क्वेश्चन भी था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया था ये देखने के लिए कि कौन सी गैसेज कितनी ज्यादा है और उसको उसी हिसाब से कर्व किया जाए। तो अब बात आती है सजेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस तरफ। कल आपने बहुत अच्छे से सजेशंस दिए और जो हिंदू में अभी दिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो डेब्रिस है इसको डिस्पोज करने की ओर ज्यादा ध्यान हमारी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर व्हिच इज काजिंग द पोल्यूशन, बट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ टू कर्ब दिस फैक्टर। और अभी क्या है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने तो एक गाइडलाइंस जारी की है कि इस कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल के जो वेस्ट है इसको 20% इस मटेरियल को यूज किया जाए और यूटिलाइज किया जाए एज ए रिसोर्स। और लोकल अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए, लोकल अथॉरिटीज को एक बड़े बड़े कंटेनर रखने चाहिए। ये कंटेनर क्या करेंगे, ये कंटेनर रखेंगे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन डेब्रिस हो, कोई वहां पुट कर सके, यानी आसानी से वहां डाल सके और अब घर के आगे ना पड़ा रहे जिससे ज्यादा पोल्यूशन होता है। और ये काम हमें देखिए विदाउट डिले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आज कंस्ट्रक्शन हुई है तो आपको 2 महीने बाद वो मटेरियल कंटेनर में डाल रहे हो या फिर उसको डिस्पोज कर रहे हो। तो एक आपको टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन यहाँ पे है, देखिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ एरियाज में खासकर सर्दियों में बायोमास बहुत जलाते हैं, क्योंकि सर्दी होती है, ठंड से बचने के लिए लकड़ी वगैरह बहुत जलाते हैं। तो इस सीजन में खासकर सर्दियों में गवर्नमेंट को चाहिए कि एक साइंटिफिक कुक स्टोव वो करवा दें, प्रोवाइड करवा दें। साइंटिफिक कुक स्टोव यानी क्लीन एनर्जी सोर्स है यहाँ से, इससे पोल्यूशन कम होएगा।
तो स्ट्रेटेजिक हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब एक देख के कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में यहाँ पे आप सर्दियों में एक साइंटिफिक एनर्जी रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे तो पोल्यूशन डेफिनेटली कम होएगा। और सबसे सिंपल चौथा सॉल्यूशन इनका है ग्रीनरी इंक्रीज की जाए। सबसे सिंपल है, जब हमें पॉइंट्स नहीं आते तो हम सिंपल यही पॉइंट्स लिखते हैं। ग्रीनरी यानी ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो ज्यादा कैपेसिटी होगी पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की, एकोमोडेट करने की, और एक अच्छी हवा का सोर्स हमें यहाँ पे मिलेगा। और देखिए ये चीजें एक मिशन की तरह होनी चाहिए, ढीला ढाला रवैया गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। वैसे तो स्वच्छ भारत भी चल रहा है, उसका भी पोल्यूशन एक पार्ट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर दिखना चाहिए। गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने इवन नोट भी चलाया था, लेकिन कुछ खास असर देखने को मिला या नहीं मिला, ये तो एक डिबेटेबल इश्यू हो सकता है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है, कल ये भी हमने डिस्कस किया था। देखिए एक, लेकिन इसका एक सिर्फ पॉइंट डिस्कस किया था, अब इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट है इसका, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने एक टेररिस्ट के साथ डील साइन की है, यानी उस टेररिस्ट को रिहेबिलिट किया है गवर्नमेंट ने, एकोमोडेट किया है मेन स्ट्रीम में। यूएस और पाकिस्तान के प्रेशर में आके ये डील साइन की गई थी। और सिचुएशन कैसी है देखिए, जब कोई भी इतने खूंखार आतंकवादी को, जिसने इतनी ज्यादा किलिंग्स की हो, ऐसे आतंकवादी को अगर मेन स्ट्रीम में रिहेबिलिट किया जाता है तो इससे साफ साफ पता लगता है कि अफगान जो गवर्नमेंट की अभी फिलहाल की सिचुएशन है कि वो अच्छी नहीं है, यानी डैमेडोल सिचुएशन है। कभी भी वहां पे तालिबान जो है वो कैप्चर कर सकता है पावर, तो गवर्नमेंट बैकफुट पर है यहाँ पर। 1890 के दशक में जो ये इनके टेररिस्ट का नाम था हकमतियार, समथिंग लाइक दैट। और 1890s में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कब्जा किया था, तब यूएस के रिबेलियन को प्रमोट किया था, तो उसमें से एक ही आतंकवादी थे हकमतियार। और इनको बुचर ऑफ काबुल भी कहा जाता है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इन्होंने मारा, ऐसा कहा जाता है। बाद में ये यूएसए के भी खिलाफ हो गए, क्यों? क्योंकि देखिए मुजाहिदीन की आपस में ही वहां पे लड़ाई हो गई थी अफगानिस्तान में, और बाद में 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक वार ऑन टेरर स्टार्ट किया और तालिबान की पावर को वहां से उखाड़ फेंका। तब से ये यूएस के खिलाफ चल रहे थे। तो ये कहाँ कहाँ से ऑपरेट करते हैं? तो डेफिनेटली ऑफकोर्स एक ही कंट्री है जो इन जैसे आतंकवादियों को शरण देता है, पाकिस्तान। वहां से ये ऑपरेट करते हैं। और अभी डील क्यों, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए अभी डील क्यों साइन की जा रही है? क्योंकि अभी इनकी पावर जो है वो डिक्लाइन कर रही है। डील है क्या? डील ये है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करेंगे, एक स्टेक होल्डर की अप्रोच और स्टेक होल्डर की भूमिका अपनाएंगे, और जो इनके आदमी हैं, जो इनके आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उनको गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस में एकोमोडेट किया जाएगा, उनको सैनिकों में भर्ती किया जाएगा। और जो यूएन की लिस्ट है, देखिए यूएन की लिस्ट में इनको बकायदा एक टेररिस्ट के नाम से घोषित किया गया था, तो यूएन की लिस्ट से अब इनका नाम हटाया जाएगा, यूएन की आतंकवादियों की लिस्ट से इनका नाम हटवाया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अब उभर के आता है, ये देखिए अफगानिस्तान में काफी कितना एरिया कैप्चर कर लिया है, बहुत सारे वहां पे ग्रुप्स लड़ रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान और मसूद तहरीक और लश्कर इस्लाम, बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहां पर। तो डील है क्या, मतलब अभी जरूरत क्या है? जरूरत थी नहीं इसकी, क्योंकि उनकी जो पावर है ऑलरेडी डिक्लाइन कर रही है। और दूसरा जो है, इतने चार्जेस इन पर हैं, इतने खूंखार चार्जेस इन पे हैं कि इनके साथ डील करने में तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की खुद की जो है क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। तो रीजंस हैं इस क्यों गवर्नमेंट ने फिलहाल डील साइन की है, तो इसके काफी सारे रीजंस हैं। रीजंस क्या है देखिए, एक तो 13 साल से 15 साल से वहां पे सिविल वार चल रहा है अफगानिस्तान में, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट डेस्परेट है, दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड आउट एनी सोल्यूशन फॉर द ऑनगोइंग सिविल वार। एंड तालिबान से कोई सोल्यूशन अभी उभर कर आ नहीं रहा। तालिबान से काफी बातचीत हो चुकी है, लेकिन तालिबान ने तो पहले से भी ज्यादा एरिया टेरिटरी अपने कब्जे में ले ली है। और देखिए ये डील साइन करके अफगान गवर्नमेंट ने एक साफ साफ सिग्नल दिया है कि अगर ऐसे आतंकवादियों से डील साइन हो सकती है तो आपसे भी पॉसिबल है, आपसे भी हो सकती है। आप वायलेंस को छोड़ दीजिए और गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में भागीदारी निभाइए। लेकिन यहाँ पर एक गैम्बल भी है गवर्नमेंट का। गैम्बल क्या है कि इमीडिएट तो इससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, और ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। काउंटर प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है कि वहां पे गवर्नमेंट में आपस में ही लड़ाई है, तो गवर्नमेंट में आपस में लड़ाई है, तो इस टेररिस्ट को लेने में एक गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी और अपोजिशन इसको फायदे उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए अफगानिस्तान में फिलहाल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, तालिबान से लड़ने में फिलहाल इतना ज्यादा सक्षम है नहीं। आपस में यूनिटी गवर्नमेंट है, उसमें भी लड़ाई चल रही है और इन फाइटिंग है, बहुत सारे ग्रुप्स वहां पे लड़ रहे हैं। तो एक ये कोशिश है अफगान गवर्नमेंट के द्वारा में कैसे न कैसे करके एक शांति स्थापित वहां पे की जाए। अगला जो फिलहाल जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आर्टिकल है, कंटेक्स्ट है यूरिया अटैक। डेफिनेटली आजकल आर्टिकल्स इन्हीं के बारे में आ रहे हैं।
तो मोदी की फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये आर्टिकल है, थोड़ा डिफरेंट है। और इसका यूज कहाँ है? इसका यूज है पेपर 2 में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। इफ देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी और चेंज इन द गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी और समथिंग लाइक दैट, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, तो 3-4 जगह पे इस आर्टिकल का यूज हो सकता है। मोदी की फॉरेन पॉलिसी में विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान, जो एनालिस्ट हैं वो कंफ्यूज हैं किस तरह से क्या माना जाए कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। कभी तो वो कट्टी होते हैं, एक अच्छा वर्ड यूज किया आर्टिकल लिखने वाले ने, कट्टी और झप्पी। राकेश सूद ने आर्टिकल लिखा है, कट्टी और झप्पी, यानी झप्पी दी मोदी ने जब मोदी के नवाज शरीफ के जन्म दिवस पर लाहौर में, और अब कट्टी हो गई, यानी सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, वी डिड द सर्जिकल स्ट्राइक एंड वी रिटेलिएटेड अगेंस्ट द यूरी अटैक। So there is no coherence between the Modi's foreign policy with respect to the Pakistan. Sometimes we show our love towards the Pakistan, and sometimes now at this stage we have taken the stern action against the Pakistan, against the UD attack. And the same dilemma Manmohan Singh and Vajpayee faced in their tenure, but at that time the situation was totally different because they were heading the coalition government, so they were not under the pressure of allies. But in this government, there is no pressure of the allies, and the government can take any action, and there is full party spirit of the for the Modi. और मोदी भी यही सोच रहे होंगे, ठीक है क्रेडिबल एक्शन है वो तो ठीक है, लेकिन एक कैसे क्रेडिबल पॉलिसी हो जिससे कि पाकिस्तान को टैकल किया जा सके, ये तो यक्स पर्सन है, क्योंकि पाकिस्तान से कोई एक ऐसी पॉलिसी लाना बहुत ही डिफिकल्ट है। और अभी देखिए, अभी हम डिस्कस करते हैं वाजपेयी ने क्या, एक टाइमलाइन है, ये जो आर्टिकल है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, ये टाइमलाइन दिखाता है कैसे वाजपेयी के टाइम में घटनाक्रम हुए और फिर मनमोहन सिंह के टाइम में। तो अब आते हैं हम टाइमलाइन, आते हैं 2001 में चलते हैं, लेट्स गो टू 2001 एंड फ्रॉम हियर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द आर्टिकल। देखिए 2001 में पार्लियामेंट्री अटैक हुआ, कारगिल भी हुआ था उससे पहले। पार्लियामेंट्री अटैक में कैजुअलिटीज थी तो वो तो कम थी, लेकिन एक ये हमारी डेमोक्रेसी पर हमला था, ये आज भी मुझे याद है। 2001 की बात है, जब 4th-5वीं क्लास में हम छोटे थे, तो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी ये फ्रंट पेज पर, देश की आबरू पर हमला। तो ये हमारे देश की, क्योंकि वी प्राउड ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमें हमारी डेमोक्रेसी पर गर्व है, तो वही जो पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेसी का एक सिंबल था। तो उस पर अटैक, तो डेफिनेटली ये अटैक हमारे हार्ट पर अटैक था, भारत माता की हार्ट पर अटैक था। तो काफी ज्यादा इमोशंस जुड़े थे उस टाइम पर, और गवर्नमेंट ने साफ साफ सिग्नल उस टाइम दिया कि हम नहीं बैठेंगे। लिंक साफ साफ उभर कर आ रहा था, यानी ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तान से इस अटैक के लिंक जुड़े हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने चलाया ऑपरेशन पराक्रम। तो ये ऑपरेशन पराक्रम क्या है? गवर्नमेंट ने अपनी 5 लाख जो आर्मी पर्सनल है, 5 लाख जो फोर्सेस हैं, उनको मोबिलाइज किया बॉर्डर पर। मोबिलाइज करने का मतलब उनको बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया कि जैसे कि युद्ध होने ही वाला है, एक ताकि प्रेशर मेंटेन रहे पाकिस्तान के ऊपर में। और पाकिस्तान ने भी डेफिनेटली रिटेलिएट किया, उन्होंने भी अपनी फोर्सेस मोबिलाइज की एलओसी पर। तो एक काफी टेंशन का माहौल था पार्लियामेंट अटैक के बाद में ऑपरेशन पराक्रम से एलओसी पर। फिर हुआ 9/11। 9/11 हालांकि पहले हुआ था पार्लियामेंट अटैक के, लेकिन 9/11 का इफेक्ट दिखने को मिला, और ग्लोबल सेंटिमेंट्स टेररिज्म के अगेंस्ट थे। बहुत सारी कंट्रीज ने, खास करके यूएसए ने जनरल मुशर्रफ पर प्रेशर डाला कि आप अपनी टेरिटरी को बंद कीजिए, इसको आतंकवादियों के लिए नहीं यूज होना चाहिए, बैन कीजिए। इंडिया इससे कन्विंस नहीं हुआ, इंडिया की जो मोबिलाइजेशन थी वो कंटिन्यू रही। इसी बीच आर्मी बेस पर बस हाईजैक करके एक और ज्यादा अटैक हो गया। इससे तो साफ साफ पता लग गया कि मुशर्रफ के जो दावे हैं कि हमने कंट्रोल किया है वो खोखले हैं, कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान ने इस तरफ। यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी मोबिलाइजेशन जब पीक पर था, तो वाजपेयी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोले तो स्ट्रेटेजिकल चेंज उनके दिमाग में झट से कुछ आया। उनको लगा कि लड़ाई हुई तो कुछ खास इसके डिजायर्ड आउटकम निकलने वाले हैं नहीं, इससे नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम। देखिए वाजपेयी ने ये सोचा कि पाकिस्तान का तो कुछ आने जाने वाला है नहीं, और उस टाइम पर इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही थी, जो आईटी सेक्टर है हमारा बहुत ज्यादा पीक पर था और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। और वाजपेयी को लगा ये तो गलत हो जाएगा अगर इस टाइम पर अटैक हुआ तो। फिर वाजपेयी ने कदम उठाए, बैक चैनल्स इस्टेब्लिश किए, और यूएस ने भी प्रेशर किया मुशर्रफ को कि आप हटाइए, दोबारा से मत यूज कीजिए इसे। और चूंकि देखिए यूएस का अपना इंटरेस्ट था, यूएस को फोर्सेस चाहिए थे उस टाइम पे अफगानिस्तान पे बॉर्डर पे, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, क्योंकि यूएस अटैक कर रहा था अफगानिस्तान पे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ में। आखिरकार एक सीज फायर साइन हुआ, और इस सीज फायर में पाकिस्तान ने थोड़े बहुत अपने डिसमेंटल किए जो लॉन्चिंग पैड्स थे जिससे टेररिस्ट को लॉन्च करते हैं और टेरिटरी क्रॉस करवाते हैं, इंडिया की तरफ भेजते हैं।
बार बार निकल के आया कि जो ये ऑपरेशन पराक्रम था जिसमें मोबिलाइज की गई थी सारी की सारी फोर्स, मतलब 5 लाख फोर्सेस, उसका 1-2 बिलियन डॉलर कॉस्ट थी पूरे ऑपरेशन की। तो आप देखिए कितनी ज्यादा कॉस्ट सिर्फ जो थी आर्मी फोर्सेस को मोबिलाइज करने की थी वहां पर, और 800 कैजुअलिटीज भी हुई। तो आप सोच रहे होंगे कैजुअलिटीज कैसे होगी जब लड़ाई हुई नहीं। कैजुअलिटीज देखिए हो जाती है क्योंकि टेरेन डिफिकल्ट है, एक्सीडेंट्स होते हैं, और इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पर जब मोबिलाइज होती है तो सियाचिन में भी फोर्सेस भेजेंगे तो वहां भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो वहां भी डेथ होती है। इवन माइंस जब बिछाते हैं तो वहां भी कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो कैजुअलिटीज 800 थी उस टाइम पर। माइनर शेलिंग भी तो होती थी, थोड़ा थोड़ा क्रॉस फायर भी वहां पे होता था दोनों फोर्सेस के बीच में। तो लेसन्स क्या लर्न किए हमने इस पूरे ऑपरेशन पराक्रम से? ऑपरेशंस हमने ये लर्न लेसन्स हमने ये लर्न किए कि डेफिनेटली कोई लिमिटेड वार पॉसिबल नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एकमात्र एक ऐसा जो विकल्प निकल के आता है कि अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, बॉर्डर जो निगरानी है, मॉनिटरिंग है, इसे बढ़ाओ, और लिंक कम्युनिकेशन लिंक्स और जो इंटेलिजेंस है इसको दुरुस्त करो। फिर थोड़ा बहुत देखिए शांति रही, 2008 तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कमी आई, और 2008 तक सीज फायर ने भी ठीक ठाक से काम किया, और दोनों देशों के एनएसए भी मिले, यानी वाजपेयी के टाइम में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्र जो हमारे थे वो भी आपस में मिले, तो बैक चैनल से स्टैब्लिश हुए, बातचीत हुई। वाजपेयी गए 2004 में सार्क समिट अटेंड करने पाकिस्तान में, ट्रेड पर बातचीत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और इवन श्रीनगर से मुजफ्फराबाद एक बस सर्विस भी चलाई गई। बाद में मनमोहन सिंह आए, उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के थ्रू बातचीत की, जेएन दीक्षित और एस के लाम, इनके थ्रू उन्होंने बातचीत की, एलओसी शांत रही, ट्रेड भी हुआ। और फिर लेकिन चेंज आया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया 26/11 पर, मुंबई में बम धमाके हुए 26 नवंबर 2008 में, और एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। तो ये तो साफ साफ संकेत उभर कर आया, साफ साफ प्रूफ हो गया खुलेआम कि आईएसआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बातचीत भी पकड़ी गई थी, यूट्यूब पे आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो मीटिंग हुई वहां पे, सारे हाई लेवल मीटिंग हुई कैबिनेट मिनिस्टर्स की मनमोहन सिंह के साथ में और आर्मी चीफ्स के साथ में। ऑप्शंस खंगाले गए कि कैसे क्या स्टेप्स उठाए जाए, कैसे बदला लिया जाए। तो एयर स्ट्राइक्स तो पॉसिबल थी नहीं उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं है कहाँ कहाँ इनके ठिकाने हैं, और ग्राउंड फोर्सेज ने भी कहा कि फुल स्केल वार होने की ज्यादा संभावना है अगर थोड़ा सा भी वार होता है। तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन उस टाइम पे बच गया कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, और करना आसान भी था क्योंकि साफ साफ प्रूफ था, प्रूफ बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया था, बातचीत पकड़ी गई थी, और फॉरेन नेशनल्स भी मारे गए थे। तो डिप्लोमेटिकली आसानी से आइसोलेट किया जा सकता था पाकिस्तान को उस टाइम पे। देखिए हालांकि ये कदम आइसोलेट करने के मजबूरी में उठाए गए थे, लेकिन इससे सक्सेस मिली, काफी सक्सेस मिली, पाकिस्तान थोड़ा बहुत आइसोलेट भी हुआ, और एक पूरे वर्ल्ड में ये स्टैब्लिश हो गया कि ऑलमोस्ट इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि हमने वहां पे बहुत अच्छा जो रिस्ट्रेंट रखा उस टाइम पर। और भी हमने अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे कदम उठाए। कौन कौन से? जैसे नेट ग्रिड जो अभी आने वाला है, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, और दूसरा एनसीटीसी जो आया नहीं है, फेडरलिज्म के लिए खतरा बताते हैं स्टेट्स से, एनआईए जो आजकल फुल फ्लैग जांच करता है जब भी कोई बम धमाका होता है, तो ये कदम उठाए। ये तो थे अब मनमोहन सिंह और वाजपेयी के टाइम में। अब बात करते हैं मोदी की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के विद रिस्पेक्ट में। मोदी ने जब शुरुआत की, देखिए अपनी जो स्वीरिंग सेरेमनी थी, तब मोदी इनवाइटेड ऑल दी हेड्स और प्रीमियर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, एंड शरीफ आल्सो केम एट दैट टाइम, एंड मोदी हैड ए गुड टॉक्स विद द शरीफ एट दैट टाइम। फिर बाद में क्या हुआ, सेक्रेटरी लेवल बातचीत हुई, वो कैंसिल हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने हुर्रियत से, जो सेपरेटिस्ट है जम्मू कश्मीर से, उनसे बात करने की बात की पाकिस्तान के हाई कमीशन ने, तो ये बातचीत बंद हो गई। तो इंडिया ने एक न्यू रेड लाइंस डिफाइन की कि हमारी रेड लाइंस ये है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम चीजों से नहीं करेंगे। वो पता लगे बाद में यही रेड लाइंस ब्लर हो गई थी। यूएफए में समिट था, एससीओ के लिए भी मिले और दूसरा भी समिट था, तब प्रधानमंत्री मोदी और दोबारा से मिले नवाज शरीफ, लेकिन एजेंडे को लेकर डिफरेंसेस आ गए कि एजेंडा क्या होना चाहिए मीटिंग का। एनएसए की दोबारा से मीटिंग हुई और वो भी कैंसिल हो गई। फिर पेरिस में फिर से मिले दोनों के दोनों, प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के शरीफ, और फिर उसके बाद में बैंकॉक में छुपते छुपाते हुए बैंकॉक में मिले दोनों के दोनों देशों के प्रीमियर नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी अजीत डोवल और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, दोनों बैंकॉक में मिले मीडिया से हटके। उसके बाद सुषमा स्वराज पाकिस्तान में गई, मोदी लाहौर में गए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर, और इन सब के बाद में जब रिलेशन अच्छे होने स्टार्ट ही हुए थे तो पठानकोट पर अटैक हो गया। संकेत साफ साफ है कि नॉन स्टेट
एक्टर्स जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, और इवन पाकिस्तान आर्मी मान लीजिए, ये नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे हों। इनका वेस्टेड इंटरेस्ट इसी में इन्वॉल्व है। इंडिया ने फिर पठानकोट के बाद में रिस्ट्रेंट दिखाया। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि कोऑपरेट कीजिए, हमने कुछ ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए इस टाइम पर। और उनका जो आपको याद होगा कि उनका जो एक आईएसआई का एक प्रतिमंडल था वो इंडिया में भी आया पठानकोट हमले की जांच करने के लिए। कश्मीर में सिचुएशन अब खराब हुई तो क्या हुआ, बुरहान वानी की डेथ के बाद में ये पाकिस्तान ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। हमने आरोप लगाया कि पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा भड़का रहा है। पाकिस्तान ने विश्व मंच पर बोलना स्टार्ट किया कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है इंडिया, और इंडिया ने भी एक नया फ्रंट खोल लिया। उसके बाद में मोदी ने बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और जो पीओके था इनके बारे में बोलना स्टार्ट किया। और फिर देखिए मोदी का जो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन आया कि अब यूरी अटैक के बाद में, यानी उनकी बिल्कुल पॉलिसी चेंज हो गई, जो उनका पेशेंस था वो खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट रिएक्शन में उन्होंने कहा कि नो पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक विल गो अनपनिश्ड। टेंशन और ज्यादा एस्केलेट हो गई थी, तो उसको एक वो करना था, डाउन करना था। पीओके तो देखिए पाकिस्तान तो सीधा साफ साफ न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल पावर न्यूक्लियर अटैक की धमकी नहीं देता है, लेकिन पाकिस्तान तो खुलेआम हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इंडिया पर, इस तरह की बातें करता है। और इंटरनेशनल प्रेशर हम एक तरह से ज्यादा ला नहीं सकते पाकिस्तान के इस इश्यू पर, क्योंकि कश्मीर इश्यू इससे हाईलाइट हो जाएगा। तो यहीं से मोदी की स्ट्रेटजी में चेंज आता है। उन्होंने खोजिखोड़ और मन की बात में एक जिंगोइज्म को अवॉइड किया, लेकिन डोमेस्टिक मोरल को हाई रखा। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और कहा कि लेट्स फाइट ए वार विद द फॉर द पोवर्टी एंड फॉर द इलिटरेसी एंड लेट्स सी हु विंस दिस वार। But after that, we took a stern action and we carried out a surgical attack against the Pakistan. So, what is meaning of this attack? This means that this definitely indicates that now we have more capability as comparison to 2008. In 2008, carrying out the surgical attack was not possible, but at this stage we carried out successfully, and this clearly indicates that now we have the capability. But it took 7 days to carry out this attack. Like बेकार का पॉइंट है ये, तो वो कहते हैं कि 7 दिन लगे इस पॉइंट अटैक को पॉइंट कैरी आउट करने में, लेकिन ये तो इंटेलिजेंस को मॉनिटरिंग भी तो हो सकती है। ये कहना थोड़ी ठीक होगा कि 7 दिन इसको लगे। डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब इस सर्जिकल स्ट्राइक से डोमेस्टिक प्रेशर हटा, और अगेन क्या दोबारा ऐसे अटैक किए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। और एक तो रीजन ये भी है, देखिए अब पाकिस्तान अभी थोड़ी वो सारे के सारे जो लॉन्चिंग पैड्स है वो एलओसी के पास रखेगा। अब तो पाकिस्तान की आर्मी भी उसको और पीछे ले जाएंगी, उसको एलओसी के साथ रखेगी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब खतरा है। और भी कदम उठाए जा रहे हैं आइसोलेशन के। आपको पता होगा सार्क से पुल आउट कर लिया है 5 कंट्रीज ने, और पाकिस्तान ने इसको पोस्टपोन कर दिया सार्क समिट में। और इंडस वाटर ट्रीटी हमने रद्द तो नहीं की, लेकिन इसकी जो बातचीत है उसको सस्पेंड कर दिया है। और तीसरा एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन पे भी रिव्यू जारी है कि क्या इस मैटर में क्या किया जा सकता है। तो काफी कदम इंडिया द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर राइट। वी आर डूइंग ए लॉट टू आइसोलेट द पाकिस्तान एंड वी आर डूइंग ए लॉट टू रिटेलिएट द पाकिस्तान इन अ मिलिट्री वे। बट व्हाट एल्स? हमें देखिए सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना होगा हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज पर। इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज का क्या मतलब है? यहाँ पर हमें अपना बॉर्डर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इंटेलिजेंस दुरुस्त करनी पड़ेगी। ये सब कदम जब हम तक नहीं उठाएंगे तब तक ये जो मुंबई जैसे अटैक्स हैं, यूरी जैसे, गुरदासपुर जैसे अटैक्स हैं, ये हम कर नहीं कर सकते। तो हमें अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और तब जाके, और जो देखिए तब जाके हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि जो हमारी इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो सिर्फ सॉफ्ट पावर इसलिए नहीं है कि हमारे पास अटैक करने की क्षमता नहीं है, जैसा कि हमने अभी यूरी अटैक में दिखाया। हमारी सॉफ्ट पावर इसलिए है क्योंकि हमारी मर्जी है। हम चाहते नहीं कि कोई हम किसी दूसरे के साथ पंगा मोल ले, किसी दूसरे के साथ लड़ाई ले। हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। द आइडिया ऑफ इंडिया इज वासुदेव कुटुंबम। बस यही आर्टिकल था। थोड़ा बोरिंग सा आर्टिकल था क्योंकि हमें सब कुछ पता है, ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन एक होलिस्टिकल वे में हमने डिस्कस कर लिया। और एक इससे पहले स्वच्छ भारत से पहले एक और आर्टिकल है, दैनिक ट्रिब्यून में आर्टिकल मैंने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के नहीं आया। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप ऐसे या फिर आंसर में यूज कर सकते हो। वो 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट निकले आंसर्स में यूज करने के लिए। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज अपनाती है और जिनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। और हमारे इंडिया में तो एक ही क्राइटेरिया है। इंडिया में क्राइटेरिया है, एक इनकम थ्रेशोल्ड रखा जाता है। इनकम थ्रेशोल्ड जैसे कि पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट बनाती है, जिसे आप बीपीएल भी कहते हैं, जिसके नीचे होते हैं जो बीपीएल,
यानी कि बीपीएल लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी पे देती है, कुछ ना कुछ उनको फायदा पहुंचाती है अमीर लोगों पर टैक्स लगा के। और देखिए पॉलिटिकल विल जो है इस मामले में काफी वो है गवर्नमेंट के पास, या फिर कहें पॉलिटिकल विल ऐसी है कि गवर्नमेंट को लगता है कि जितना ज्यादा जो पॉवर्टी लाइन है वो छोटी रखी जाए उतना ज्यादा फायदा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि कम लोगों को, कम गरीब लोगों को पैसा देना पड़ेगा। और इवन वो इसलिए भी गरीबी लाइन जो है वो छोटी रखते हैं क्योंकि एक सिग्नल जाता है कि गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग एंड पॉवर्टी कम है इंडिया में। और देखिए जब भी टारगेट होता है, जब भी हम टारगेट करते हैं पॉवर्टी जो एरर्स हैं उसको कम करने की, तो दो तरह की एरर होती हैं जब भी पॉवर्टी के लिए स्कीम्स लाते हैं। एरर जो वन होती है वो तो ये होती है कि कोई भी जो हकदार बंदा है वो ना रह जाए, यानी जिसको इनको गरीब आदमी ना रह जाए, जिनको स्कीम्स का फायदा होना चाहिए वो ना रह जाए, वो ना छूट जाए गवर्नमेंट की स्कीम से। और दूसरी एरर टू ये होती है जिसको कर गवर्नमेंट करती है कि कोई बेकार का बंदा यानी जो हकदार नहीं है, यानी कोई अमीर लोग अबव पॉवर्टी लाइन है, वो इसका फायदा ना उठाए पॉवर्टी स्कीम्स का। देखिए आइडियली होना तो ये चाहिए, जैसे हम क्राइम में भी कहते हैं चाहे 10 क्रिमिनल छूट जाए किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे ही चाहे 10 गलत आदमी हो जाए, यानी 10 गलत आदमियों को फायदा मिल जाए पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम्स का, लेकिन एक हकदार आदमी यानी निर्दोष आदमी इस स्कीम से नहीं छूटना चाहिए। लेकिन यहाँ है उल्टा, गवर्नमेंट का फोकस सारा का सारा ऐसे है कि जो लीकेज है उसको कैसे कर्व किया जाए। यानी जब भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी की बात करती है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी अप्रोच यही होती है कि लीकेज कम की जाए। इस तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है, कोई निर्दोष आदमी ना छूट जाए। तो ट्राइबल इलाकों में तो दूर दूर तक ऐसा देखने को मिलता है कि गरीब आदमी को नहीं मिल पाता इसका फायदा गवर्नमेंट स्कीम्स का। ऊपर से इनकम, देखिए जो इनकम जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट क्या करती है, इतनी कम पॉवर्टी रखती है, यानी 20 यानी आप देखते हो कंट्रोवर्सीज कई बार रहती है कि प्लानिंग कमीशन में ये निकल के आती है जो आदमी 28 रुपए कमा रहा है, 20 रुपए कमा रहा है, वो पॉवर्टी में नहीं आता। तो ये बहुत कम होती है पॉवर्टी लाइन। इवन इतनी सारी कमेटीज आती है, तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, सबकी पॉवर्टी रेशियो 20% से ऊपर है। अगर एक अच्छे से हम नापे तो फिर एक काफी ज्यादा यहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिलेगी और वो मिलेगी। देखिए कंट्राडिक्टरी बातें हैं, मैं आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ यहाँ पे। ये आर्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, एक दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। वर्ल्ड लेवल के हिसाब से बल्कि एक पहले डेटा निकल के आया था, $1.25 1.9 बढ़ा दिया गया। अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो आदमी एक दिन में $1.9 कमा रहा है वो पुअर नहीं है। और इंडिया के जो पॉवर्टी स्कीम्स है उसमें बीपीएल है $2.5। तो यानी हमारी जो जो बेंचमार्क है वो बल्कि वर्ल्ड बैंक के फिगर से भी अच्छा है। यानी हम इंडिया में, हमारे इंडिया के क्राइटेरिया के हिसाब से जो आदमी एक दिन में $2.25 कमा रहा है वो स्कीम्स का हकदार नहीं है, यानी उससे ज्यादा कमा रहा है वो हकदार नहीं है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से डेटा $1.9 का। तो ये तो कंट्राडिक्शन है, दोनों पॉइंट हमें लिखने हैं यहाँ पे। देखिए मैं कंट्राडिक्ट नहीं करता, समटाइम्स यू आस्क दैट यू योरसेल्फ आर कंट्राडिक्टिंग। कंट्राडिक्ट की बात थोड़ी होती है ये, हमें पॉजिटिव में भी बात पता होनी चाहिए, नेगेटिव में भी बात पता होनी चाहिए, हमें दोनों साइड की बात पता होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है? प्रोज लिखेंगे जब हम पॉजिटिव की बात लिखेंगे, कॉन्स लिखेंगे जब नेगेटिव की बात लिखेंगे। कोई डिबेट थोड़ी चल रही होती है कि हाँ भाई एक व्यू लाना है, या बढ़ रहा है या घट रहा है। हमें बढ़ रहा है घट रहा है से कुछ लेना देना नहीं है, हमें दोनों पॉइंट व्यू बताने, कौन कहता है बढ़ रहा है, कौन कहता है घट रहा है, और एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है। तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। और अगला जो आर्टिकल है हमारा स्वच्छ भारत का, जो पिछला आर्टिकल था ये दैनिक ट्रिब्यून में था, अब जो आर्टिकल स्वच्छ भारत का डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ये आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सप्रेस में आया है आज। We launched a Swachh Bharat scheme. Our Prime Minister Modi launched a Swachh Bharat scheme 2 years ago when he came to power, and it is target like that we have to complete this target before 2013. Now it has been 2 years since we launched this scheme. It is better time to monitor this and to scrutinize how this scheme is working. It has been 40% time, और ये अच्छा टाइम है इसको असेस करने के लिए। लेकिन इसको असेस करने के लिए हमें डेटा चाहिए, कैसे काम हो रहा है स्वच्छ भारत पर, और अनफॉर्चुनेटली वो डेटा हमारे पास है नहीं, वो हमारे पास बिल्कुल अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो सही लिखें। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो ड्रिंकिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने लाई थी, वो डेटा जो है वो क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मेथोडोलॉजी अपनाई थी उनकी मेथोडोलॉजी अच्छी नहीं है। और स्टिल वी डोंट हैव द एग्जैक्टली हाउ मच पर्सन्स आर ओपनली डेफिकेटिंग, और ओपन डेफिकेशन की मात्रा कितनी है उसे हमें, कितने लोग अभी भी ओपनली डेफिकेट करते हैं इसका हमें नहीं पता। स्वच्छ भारत में देखिए 2014 से लेके अभी तक, 2014 से लेके अभी तक जो एलोकेशन है यानी फंड्स जो एलोकेट हुए हैं उनमें तो 3 टाइम्स की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन एक आउटकम नहीं देखने को मिल रही है। हमारी जो अप्रोच है वो आउटपुट बेस्ड है। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है
आउटपुट बेस्ड अप्रोच में और आउटकम बेस्ड अप्रोच में। जो आउटपुट बेस्ड अप्रोच होती है उसमें तो देखिए सिर्फ गवर्नमेंट ये देखती है कि टॉयलेट बना दिए, हाँ भाई टॉयलेट बना दिए, काम हो गया, ये तो गवर्नमेंट की आउटपुट पूरी हो गई। जो आउटकम बेस्ड अप्रोच होती है उसमें ये देखते हैं कि इफेक्ट कितना हो रहा है, यानी टॉयलेट तो बनाए, क्या ओपनली डेफिकेशन कम हो रहे हैं, क्या डिजीज कम हो रही है, तो आउटकम देखनी है हमें, हमें एसेंस देखना है, क्या पॉलिसी का वास्तव में फर्क पड़ रहा है कि नहीं देखना। आउटपुट में सिर्फ ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो गया, पैसे दे दिए, बस बात खत्म। आउटकम में देखते हैं कि वास्तव में इफेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये गवर्नमेंट की देखिए इसमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। तो इतने सारे पैसे जब लगाए, इतने फंड्स यानी 3 टाइम्स एलोकेट हो गए, तो वो सारा का सारा पैसा गया कहाँ? वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने फंड्स यूज किए टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन में, टॉयलेट को बनाने में, इसकी कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने सारे फंड्स यूज कर लिए। तो इसी बीच गवर्नमेंट ने अपना ध्यान नहीं दिया आईईसी की तरफ में। तो देखिए आईईसी क्या है। आई मतलब इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट को ने एक लेवल के बाद इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी सिटीजन को। और ई मतलब एजुकेशन, और सी मतलब कम्युनिकेशन। तो गवर्नमेंट ने आईईसी की तरफ में ध्यान नहीं दिया, एक बिहेवियर को चेंज करने वाली अप्रोच थी वो नहीं अपनाई, वो अपनानी जरूरी थी। और जो देखिए अभी तो ये साफ साफ सिद्ध हो चुका है कि जो हमारी अनटचेबिलिटी है वो साफ साफ रिलेटेड है कि स्वच्छ भारत से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए there is a problem of sewerage line in the villages, and maybe you all the persons you might have seen that in the urban areas there is a proper management of the sewerage lines, and all the waste go to a proper channel, but in the villages there is no proper flow of the ये जो सारे हैं सीवरेज लाइन तो वहां पे होती नहीं है। तो कैसे जो टॉयलेट्स में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे की जाए उसकी, तो सीवरेज लाइन के बिना तो वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी यू कैन से डिफिकल्टी है। तो इसके लिए डिप्रेस्ड क्लासेस को फोर्स किया जाता है, जो पुअर्टी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट है, यानी एक पर्टिकुलर सेक्शन को फोर्स किया जाता है। मैनुअल स्क्वेंजिंग जो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है ये लेकिन अब ये रूरल विलेजेस में अभी भी होती है। और मेन प्रॉब्लम यही है, देखिए टॉयलेट सिस्टम की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। व्हाई द पीपल ओपनली डेफिकेट इन द रूरल एरियाज, the kind of toilets government make there, and how to dispose the waste of the toilet, this is the major problem why the people openly defecate there in the rural areas। बट देखिए गवर्नमेंट प्रमोट करिए सिर्फ यही टॉयलेट्स, गवर्नमेंट का ध्यान आईईसी की तरफ नहीं है। ये एक प्रॉपर चैनल हो सकता है और थोड़ा साइंटिफिकली भी इस बारे में सोचा जा सकता है कि कुछ इस तरह के टॉयलेट्स बनाए जाएं ताकि एक जो इसका टॉयलेट के जो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके और लोगों में एक जागरूकता, एक बिहेवियरल चेंज आए। जब तक लोगों के बिहेवियर में आप चेंज नहीं लाओगे तब तक एक लेवल के बाद में कितने ही टॉयलेट बना लो तो आप इसमें सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी में चेंज लाया जाए, नहीं तो पैसा ही वेस्ट होगा, टाइम ही वेस्ट होगा, तो कुछ खास इसमें डिफरेंस आएगा नहीं। यह आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, थोड़ा कम ही लिखा था इसमें। तो आज का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आप बताइए आप कैसे जो ओपनली डेफिकेशन की प्रॉब्लम है ये तो स्पेसिफिकली, और जो एक लार्जर स्केल पर स्वच्छ भारत को कैसे हम सफल बनाएं, यानी what steps we should take to make this Swachh Bharat program more successful, and if there is any lacunas in the government policy, so what reforms we should bring in this policy of government। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आज सैटरडे है, कल संडे है, कल आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा तो ब्रेक लेने की जरूरत है। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।